जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि सांची स्फूत के प्रथम औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था। ए का एलेक्जेंडर कनिंघम, बी के जॉन मार्शल, सी के हेनरी टेलर और डी के सिकंदर बेगम। इसका सही आंसर है ए का, यानी कि एलेक्जेंडर कनिंघम। इनको जनक भी कहा जाता है एसआई का। इसका देख लेते हैं उत्खनन के बाद। तो 1851 में सांची का प्रथम औपचारिक उत्खनन किया गया था और प्रकाशित किया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांची स्फूत कौन सी वास्तुशिल्प विशेषता को पृथ्वी पर निर्मित अर्धगोलाकार टीले के रूप में वर्णित किया गया है। ए के हर्मिका, बी के अंडा, सी के छत्र और डी के यष्टि। इसका सही आंसर है जो कि अंडा। इसका आइए हम व्याख्या कर लेते हैं। अंडा है जो कि ये धरती पर बना एक अर्धगोलाकार टीला है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सांची स्फूत के संदर्भ में प्रदक्षिणा पथ शब्द का क्या अर्थ है। ए का एक वर्गाकार रेलिंग, बी का एक केंद्रीय स्तंभ, सी के एक स्मारकीय प्रवेश द्वार और डी के प्रदक्षिणा पथ। इसका सही आंसर है यानी कि डी का प्रदक्षिणा पथ है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रदक्षिणा पथ है जो कि परिक्रमा पथ होते हैं जो बौद्ध स्थल के भ्रमण करते हैं, यानी कि भक्तों जो उनका भ्रमण करते हैं दक्षिणा पथ की दिशा में चलने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सांची स्फूत की वास्तुकला में मेघी का क्या उद्देश्य है। ए का प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना, बी का एक मंच तैयार करना जिस पर मुख्य संरचना खड़ी हो, सी के सजावटी सुविधा प्रदान करने के लिए और डी के स्फूत को रेलिंग से घेरना। इसका सही आंसर है जो कि यानी कि बी है, एक मंच तैयार करना जिस पर मुख्य संरचना खड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला में सांची स्फूत का तोरण का क्या दर्शाता है। ए का केंद्रीय स्तंभ, बी का एक परिक्रमा पथ, सी का एक स्मारकीय प्रवेश द्वार या प्रवेश संरचना और डी के एक पवित्र सीमा। इसका सही आंसर है यानी कि सी का एक स्मारकीय प्रवेश द्वार या प्रवेश संरचना। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका है जो कि तोरण एक बौद्ध स्फूत वास्तुकला के है, एक टीला है। यह एक स्मारकीय प्रवेश द्वार या प्रवेश संरचना इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महानंदा निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है। ए का गोदावरी, बी का यमुना, सी के गंगा और डी के महानंदी। इसका सही आंसर है यानी कि सी का गंगा है। महानंदा है जो दार्जिलिंग से निकलता है बंगाल से। यमुना के देख लेते हो तो बंदरपुर पश्चिम से निकलता है यानी कि वेस्ट से। और इसके बाद गंगा के देख लेते हैं तो गंगोत्री से निकलती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो गंगा महानंदा है जो कि गंगा की सहायक नदी है। ये दार्जिलिंग से निकलती है यानी कि बंगाल में ये है दार्जिलिंग। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। ये उत्तर भारत में किसानों को अत्यधिक बाढ़ के कारण इनका फसल होते हैं प्रति वर्ष बहुत ही बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए हाल ही में चर्चा में है। इसका देख लेते हैं। बाढ़ का क्षेत्र प्रभावित है जिसमें मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, भागलपुर के जिले में कई गांव होते हैं जिनका बाढ़ के कारण ये इनका संपर्क टूट जाता है। और आगे के बात कर लेते हैं तो कोसी और गंगा नदी के साथ साथ बूढ़ी गंडक और गंडक नदियों के से कारण भी यहाँ पर जान माल के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। चारा के भी कमी हो जाते हैं, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है। बाजार और कर्जालों से भी इनका
अलग थलग पड़ जाते हैं, यानी कि संपर्क टूट जाते हैं। पशुओं के लिए हरे चारे या सूखे की कमी हो जाते हैं, जिससे बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। महामारी, ऐसे देखा जाए तो प्रति वर्ष लोगों को हजारों, विशेषकर यानी कि गंगा, कोसी, गंडक, बागमती या महानंदा से प्रभावित होना पड़ता है। अब बिहार में देखा जाए तो बिहार जो कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। इसका देखें तो राज्य का कुल क्षेत्रफल यानी कि 9.41 मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 6.88 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित होते हैं प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण और तमूर का प्रमुख सहायक नदियाँ। ए का ब्रह्मपुत्र, बी का कोसी, सी का गंडक, डी का गंगा। इसका सही आंसर है बी का, यानी कि कोसी है। ब्रह्मपुत्र राजस्थान से निकलता है। गंडक के देख लेते हैं तो ये नेपाल से निकलता है। गंडक को नारायणी नदी भी कहते हैं। गंगा है जो गंगोत्री से निकलती है। और कोसी है जो तिब्बत से, यानी कि तिब्बत, नेपाल और उसके बाद भारत में ये प्रवेश करती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो तरुण और अरुण है जो कि कोसी के प्रमुख सहायक नदी है। और तिब्बत के सीमा देख लेते हैं तो ये यानी कि तिब्बत जो कि नेपाल हथियाए हुआ है, इसके बाद नेपाल में आता है, इसके बाद नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। ए के वर्ष 1973, बी का 1990, सी का 1998 और डी का 1992। इसका सही आंसर है जो कि ए का है 1973। अब बी के देख लेते हैं तो 1990 में नरसिम्हा राव के समय आर्थिक सुधार हुआ था। और 98 में कंधार हाईजैक हुआ था। अब 92 में देख लेते हैं तो हाथी परियोजना शुरू किया गया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो 1973 में इंदिरा गांधी के समय टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसका उद्देश्य है यानी कि टाइगर रिजर्व बनाकर अपने प्राकृतिक आवासों को, बाघों को, आबादी को बढ़ाना है, क्योंकि उस समय बाघ बहुत तेज गति से विलुप्त हो रहे थे और शिकार के कारण इनका जो था जनसंख्या कम हो रहा था। तो टाइगर प्रोजेक्ट 50 करोड़ के प्रोजेक्ट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश त्रि जंक्शन पर स्थित है। ए का सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बी का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी का सरिका राष्ट्रीय उद्यान, डी का राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। इसका सही आंसर है यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, यानी कि ये मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी इसका क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में भी है। ये चंबल नदी के किनारे में है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश त्रि जंक्शन के रूप में काम करता है। इसका देख लेते हो स्थापना 1979 में हुआ था। चंबल नदी के किनारे ये है। ऐसा चंबल नदी में देख लेते तो ये सबसे प्रदूषित शहरों में से, ऐसे तो यमुना भी है, गंगा भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। इसका ये है जो कि विंध्य पर्वत यानी कि इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश की उत्तरी ढालों में सिंगर चोरी चोटी से निकलती है। इसके बाद देख लेते हैं तो यह यूपी के इटावा में यमुना नदी से मिलने से पहले लगभग यूपी में 32 किलोमीटर तक ये बहती है। इसके आगे के बात कर लेते हैं तो यह एक वर्षा संचित नदी, यानी कि वर्षा के समय जो बारिश होती है इस नदी में पानी संचित होते हैं और उसी से ये प्रवाहित होते हैं। अब बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। इनका क्षेत्र है जो कि विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है और अरावली क्षेत्र से भी घिरा हुआ है। चंबल और इसकी सहायक नदी उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती है। इसका सहायक नदी देख लेते हैं तो बनास, काली और पार्वती है। इसमें विद्युत परियोजनाएं भी चलाए जा रहे हैं। इसका देख लेते हैं तो गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है,
जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, या गंभीर रूप से भी विलुप्त प्राय प्रजाति भी इसमें पाए जाते हैं। देखते हैं लेते हैं तो घड़ियाल भी है, रेड क्रेन है, इसके बाद देख लेते हैं तो टर्टल भी है, इसमें डॉल्फिन भी है जो कि लुप्तप्राय है। 2009 में इसको राष्ट्रीय डॉल्फिन घोषित किया गया था। इसका केवला देख लेते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केवला है जो कि राजस्थान के भरतपुर जिला में है, आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट में ये दर्ज है। यूनेस्को विश्व धरोहर के और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। इसको देखा जाए तो चिल्का जो कि उड़ीसा में है, झीले खारे पानी के, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में ये दोनों सबसे पहले रामसर साइट में मान्यता प्राप्त हुआ था। अब वर्तमान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि जिसमें दर्ज है। ये एक संधि होता है अंतर्राष्ट्रीय जिसमें है, और इसमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति इसमें शामिल, जैसे कि साइबेरिया क्रेन होते हैं जो कि रूस से आते हैं, साइबेरिया से। आगे के बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो पक्षी आते हैं उत्तरी गोलार्ध से यानी कि आते हैं, जो कि ये अपने विभिन्न प्रजाति अपने प्रजनन हेतु अभयारण्य में आते हैं। साइबेरिया क्रेन है जो कि एक दुर्लभ प्रजाति है। अब पशु वर्ग के बात कर लेते तो इसमें सियार, सांभर, नीलगाय आदि इसमें लकड़बग्घे ये सब ये पाए जाते हैं। और वनस्पति वर्ग के बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो वनस्पति हैं जो इनका प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि यहाँ पर है अशुष्क घास के मैदान के साथ मिश्रित यानी कि बबूल के भी लिटोक्का की प्रमुख क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। नदी है जो कि गंभीर और बाणगंगा, इसमें दो प्रमुख नदी भी पाए जाते हैं केवला देव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बन गया था? ए का वर्ष 1960 है, बी का वर्ष 1972, सी का वर्ष 1993 और डी का वर्ष 1980। इसका सही आंसर है सी यानी कि 1993 में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का गठन हुआ था जो कि वर्ष 1993 में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? ए के चमोली, बी के रुद्रप्रयाग, सी के देहरादून और डी के हरिद्वार। इसका सही आंसर है यानी कि चमोली। रुद्रप्रयाग के देख लेते हैं तो रुद्रप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो मिलते हैं, यहीं से गंगा का नाम पड़ता है। इसके बाद देख लेते हैं तो देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। इसका बात कर लेते तो उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है जो कि 2013 में आपदा के लिए जाने, यहाँ पर बादल फट गए तो उस समय बहुत ही लोग यहाँ पर प्रभावित हुए थे और बहुत लोग इसमें जान गंवा चुके थे। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। बहुत श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर जाते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ए का बिहार, बी का उत्तराखंड, सी का हिमाचल प्रदेश और डी का राजस्थान। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।